नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं कायनात अंसारी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, नरेश शर्मा ने छोड़ा पार्टी का साथ। आप में शामिल हुए नरेश शर्मा हरिद्वार ग्रामीण सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी नेता ने पार्टी को अलविदा कहा, हरिद्वार ग्रामीण सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, हरिद्वार से ये बड़ी खबर। नरेश शर्मा ने छोड़ा पार्टी का साथ। आप में शामिल हुए नरेश शर्मा हरिद्वार ग्रामीण सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। इस बात की अटकलें तेज। तो चुनाव से पहले बीजेपी को ये झटका। केजरीवाल जब उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे थे उसी दौरान उन्होंने कहा था कि अब कई कांग्रेस और बीजेपी के लीडर जो हैं आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। नरेश शर्मा के रूप में उनका ये बयान सही होता भी दिखाई दिया है। आप में शामिल हुए हैं नरेश शर्मा, बीजेपी नेता थे और अब अटकलें, हरिद्वार ग्रामीण सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार से। आम आदमी पार्टी की ओर बीजेपी नेता ने बढ़ाया कदम। नरेश शर्मा ने बीजेपी को छोड़ा, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और हरिद्वार ग्रामीण सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। केवल यही है कि 20 साल काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का छोड़ने का कारण यही है कि केजरीवाल के पास दिल्ली का मॉडल है। उन्होंने गरीब जनता के लिए 300 यूनिट फ्री देने का उन्होंने वादा किया। वहाँ के यदि आप इस प्राइवेट सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक यदि आप देखेंगे तो लोग उनसे प्रभावित हैं। वहाँ पहली बार आम आदमी की पार्टी की सरकार दिल्ली में चुनाव लड़ी थी तो सारे नए चेहरे थे। ऐसा नहीं उनमें से कोई मंत्री रहा था, कोई विधायक रहा या कोई मुख्यमंत्री रहा, सब लोग नए थे और चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद 70 में से 68 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। तो अब कर रही कर्नल कोठियाल की बात, कर्नल कोठियाल जी राजनीति में नए हो सकते हैं लेकिन उनको सामाजिक तजर्बा, सामाजिक अनुभव बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के लिए वो आइकॉन हैं और निश्चित रूप से उन्होंने हजारों हजार युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग देकर आर्मी में भेजने का काम कर्नल कोठियाल ने किया है। और आज उत्तराखंड का नौजवान कहीं ना कहीं कर्नल कोठियाल की जो कार्यशैली है उनसे प्रभावित है। तो नरेश शर्मा बीजेपी लीडर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं, इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, जरा बताएं कि ये फैसला जो है बीजेपी नेता ने आखिर क्यों लिया, इसके पीछे के क्या कारण बताए और इसके बाद क्या माना जाए, कितनी ज्यादा मजबूत हुई है आम आदमी पार्टी या बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नरेश शर्मा लगभग पिछले 20 सालों से भाजपा के सदस्य रहे हैं और कई पदों पर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही थी कुछ दिनों से। और वो मदन कौशिक के बेहद करीबी भी हैं और रिश्ते में उनके भाई भी लगते हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। और कहीं ना कहीं ये जाना भाजपा पार्टी के लिए नुकसानदायक है। और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर जो अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी राजकुमार, ऐसा क्यों लगता है कि अगर हरिद्वार ग्रामीण सीट से ये खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को इससे फायदा मिल सकता है? कितनी पकड़ है इनकी मजबूत जनता के बीच में? जी बिल्कुल, अभी हरिद्वार ग्रामीण सीट से जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरानंद वहां पर विधायक हैं और वहीं से हरीश रावत जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो वहीं से चुनाव लड़ा था, उसी को देखते हुए और नरेश शर्मा भी वहीं से आम आदमी पार्टी के लिए दावेदारी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं, देखने वाली बात ये होगी कि कितना अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भाजपा यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है और साथ ही में कई कार्यकर्ता भी जो हैं, कई लोग जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और भाजपा की सदस्यता यहाँ पर भाजपा के जो सदस्य हैं वो कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। राजकुमार, क्या नरेश अकेले ही आए हैं या उनके साथ में उनके जो समर्थक थे वो भी साथ में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं? बीजेपी को यहाँ उन्होंने छोड़ दिया है?
जी बिल्कुल, नरेश शर्मा के साथ साथ कई उनके साथ के जो समर्थक हैं वो भी साथ में आम आदमी पार्टी में आए हैं, और कई भाजपा के कार्यकर्ता थे वो भी, कई लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं 2022 में भाजपा को नुकसान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, इस सदस्यता को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता जो ली है बीजेपी नेता ने, उस पर कोई बीजेपी के नेता की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, हमारी अजय भट्ट जी से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उनसे बात हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो सदस्यता ग्रहण कराई है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मामला है। और देखने वाली बात यह है कि भाजपा का दामन छोड़कर मदन कौशिक के जो करीबी हैं वो आम आदमी पार्टी में गए हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर हरिद्वार ग्रामीण सीट से और हरिद्वार शहर से कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार पाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो खलबली जो है वो कह सकते हैं कि जरूर पैदा हो गई है, हलचल मच चुकी है इस वक्त उत्तराखंड के अंदर, और बीजेपी नेता का इस तरह से आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए और बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। और इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त आ रही ये बड़ी खबर, सीएम धामी के गढ़ से चुनावी अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में होगी पहली परिवर्तन यात्रा। 3 से 6 सितंबर तक होगी पहले चरण की परिवर्तन यात्रा। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम पुष्कर सिंह धामी के गढ़ से चुनावी अभियान की कांग्रेस की शुरुआत। कांग्रेस 3 से 6 सितंबर तक करेगी परिवर्तन यात्रा। पहले चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 3 से 6 सितंबर के बीच, और परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों से संपर्क साधने की कांग्रेस की कोशिश। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, जरा बताएं, कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा है, ये यात्रा किस तरह से देखी जाए, क्या मायने इसके निकाले जाएं, और क्या रहने वाली है इस परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस की रणनीति? भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है जन आशीर्वाद यात्रा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करती है। वहीं कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की बैठक में जो यहाँ के प्रभारी हैं उत्तराखंड के देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह जैसा प्रतिपक्ष हुआ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोटियाल, इन लोगों की एक मुलाकात हुई, और मुलाकात में यह तय किया गया कि 3 से 6 सितंबर तक यहाँ जो है पहले चरण की परिवर्तन यात्रा यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा निकाली जाएगी। और जो परिवर्तन यात्रा होगी, पहले चरण की जो परिवर्तन यात्रा है वो जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है उनकी विधानसभा से जो है कांग्रेस शुरू करने जा रही है। कायनात पहले चरण की यात्रा 3 से 6 सितंबर के बीच शुरू होगी, और इसके अलावा और कितने चरणों में ये यात्रा जो है कांग्रेस करने वाली है? कहां कहां पर कांग्रेस ये यात्रा करेगी, और इसके माध्यम से जो है किस तरह से लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास कांग्रेस का रहने वाला है? देखिए कायनात, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जब से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, गणेश गोटियाल को अध्यक्ष बनाया गया है और चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष हरीश रावत को बनाया गया है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम को बनाया गया है। 4 कार्यकारी अध्यक्षों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। सभी लोग संगठन में अपनी अपनी ओर से बढ़ चढ़ कर जो है कार्य कर रहे हैं। अब इसको देखते हुए, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है, 2022 का जो चुनाव होना है वो कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है अभी से जो है तैयारियों में जुट चुके हैं। तो इसकी जो शुरुआत होनी है वो 3 से 6 सितंबर तक पहले जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा से शुरू होगी, और उसके बाद अगली जो रणनीति होगी उसकी जो 3 से 6 सितंबर के बाद का जो समय होगा, कब यात्रा निकाली जाएगी, तो उसको लेकर जो है अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोटियाल वो आगे की रणनीति। बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जो है कर दी है अपनी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। 3 से 6 सितंबर के बीच कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, और सीएम पुष्कर सिंह धामी के गढ़ से ही यात्रा की शुरुआत जो है कांग्रेस करने वाली है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में होगी पहली परिवर्तन यात्रा।
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट बीते कुछ दिनों से जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा करके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये जन आशीर्वाद जसपुर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आशीर्वाद में जैसे मुझे आपने सांसद बनाया, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि जो मुझे मोदी जी की टीम में शामिल किया है, आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे हमारे साथ, ताकि मैं मजबूती के साथ जो क्षेत्र के मामलों को उठाते रहा हूं संसद में, और इसी तरह से विकास कार्यों में भी कहीं पीछे न रहे, जन उपयोगिता के जितने भी मापदंड हैं उन पर खरा उतर सकूं। इसलिए मैंने आशीर्वाद लेने के लिए आज जनता के बीच में आया। और इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जसपुर से। ये बड़ी खबर, किसानों ने किया केंद्रीय राज्य मंत्री का विरोध। बड़ी खबर इस वक्त की, जन आशीर्वाद रैली करने पहुंचे थे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट। किसानों के प्रदर्शन के चलते मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच हुई नोकझोंक। बड़ी खबर इस वक्त की जसपुर से, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का विरोध किसानों ने किया। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रैली कर रहे थे और इसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से काले झंडे दिखाकर किसानों ने अपना विरोध जो है प्रकट किया। भारतीय किसान यूनियन किसान मोर्चा के झंडे और साथ में काले झंडे इस भीड़ के बीच दिखाई दे रहे हैं और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था मौके पर और किसानों को रोकने के दौरान धक्का मुक्की भी हुई पुलिस कर्मियों के साथ में। किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का काफिला गुजर रहा था जसपुर से और इसी दौरान किसानों ने उनका विरोध किया। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जसपुर से वसीम अहमद। वसीम, जरा बताएं ये पूरा वाकया कब पेश आया और किस तरह से विरोध जो है दर्ज कराया किसानों ने अपना? जी, मैं आपको बता दूं, कल 2 बजे का प्रोग्राम केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी का था, जो डिले होते होते शाम को 6 बज गए हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो किसान पुरजोर प्रदर्शन के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद सुबह से था। वहां पता चला था कि 3 बटालियन फोर्स लगा दी गई हैं। काफी एरिया में पुलिस तैनात थी, जिस वजह से रोड शो होना था अजय भट्ट जी का कि उनके पास किसी भी तरीके से किसान ना पहुंचे और काला झंडा ना दिखाएं। लेकिन कहीं ना कहीं पुरजोर प्रदर्शन किसानों का देखने को मिला है। प्रशासन के छक्के छुड़ाते हुए उन्होंने बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे आके पुलिस प्रशासन को यहाँ तक के किसानों को धक्का मुक्की और पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। लेकिन इस पुरजोर प्रदर्शन में काले झंडे दिखाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए किसान। वसीम, कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस बल की अगर बात करें तो कितनी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात था? मैं बात करूं प्रशासन पुलिस की तो लगभग 5 से 6 हजार पुलिस प्रशासन मौजूद था, जो कि सुबह से ही जगह जगह अपने निगरानी रखे हुआ था। एसओजी और LIU भी सुबह से ही निगाहें बनाए हुए किसानों पे रखे हुए थे। और बात करें किसानों की संख्या लगभग 2 से 2.5 हजार किसान मौके पे मौजूद थे। शाम को जब अजय भट्ट जी का रोड शो हुआ तो वहां पर उन्होंने पुरजोर प्रदर्शन करते नजर आए और उन्होंने 7 चेतावनी 2022 के चुनाव को देते हुए बताई है कि किसान एक मुंह होकर 2022 के चुनाव को बीजेपी को शिकस्त दें। वसीम, जब यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का काफिला गुजरा तो कितना वक्त उन्हें यहाँ से गुजरने में लग गया? कितनी मुश्किल पेश आई इस विरोध प्रदर्शन के चलते और क्या उन्होंने कोई संवाद साधने की कोशिश की यहाँ पर मौजूद किसानों से? कोई बातचीत होने की यहाँ पर बात सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अजय भट्ट जी का जो रोड शो था वो लगभग 20 से 25 मिनट रहा। वहीं दूसरी ओर वो सीधे दुल्हन पैलेस में जाकर उन्होंने अपनी टीम को संबोधित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अजय भट्ट जी ने कोई भी किसानों से बात करने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने उनमें अजय भट्ट जी से काफी दूर रखा।
चलिए, बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो जसपुर में जब काफिला यहां से गुजरा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का, तो इस दौरान बड़ी संख्या में यहां पहले से मौजूद किसानों ने उनका पुरजोर विरोध किया और अपनी नाराजगी उनको दिखाई। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि 2022 के चुनाव में जो है किसान बीजेपी को इसका जवाब जरूर देंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। वाला राज्य बन जाएगा। सबको राशन, सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। हरियाणा सरकार की तेज चाल, पूरे होने वाले हैं 2 साल। क्या है आपके हलके का हाल? अपने विधायक से पूछिए सीधा सवाल। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रक्षाबंधन से पहले बहनों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए भी बड़ी घोषणा की है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है। रक्षाबंधन से पहले आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए भी बड़ी घोषणा। त्योहार से पहले हर वर्कर को दिए जाएंगे 1000 रुपए। रक्षाबंधन से पहले बहनों को सीएम धामी का ये बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए की बड़ी घोषणा। त्योहार से पहले हर वर्कर को दिए जाएंगे 1000 रुपए। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए ये घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ये तोहफा मुख्यमंत्री की ओर से आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को दिया गया है। त्योहार से पहले दिए जाएंगे 1000 रुपए। पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा कर दी है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले बहनों को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। त्योहार से पहले दिए जाएंगे आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को 1000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने और वासु की ताल समेत आसपास के क्षेत्रों को नई लोकेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। वहीं से लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का आभार भी जताया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केदारपुरी के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कुछ बिंदुओं पर आज सहमति बनी है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें ईशानेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण पर सहमति बनी है। साथ ही साथ आस्था चौक पर ओम की प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति बनी है और आदि गुरु शंकराचार्य समाधि एवं शिव उद्यान के डिजाइन में जन भावनाओं के अनुरूप संशोधन करने पर सहमति बनी है और साथ में चिंतन स्थल के डिजाइन एवं उसके स्थान पर भी सहमति बनी है और साथ ही साथ जो 113 करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, जिन पर धन आवंटन पूरी तरह से हो चुका है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि जल्दी से वो उसका शिलान्यास करने की समय प्रदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी वो समय देंगे और उन कार्यों का शिलान्यास होगा जल्द से जल्द जो है। और साथ ही बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसके संबंध में भी उनको अवगत कराया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काफी सक्रिय है। पार्टी पहले से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और आज सीएम केजरीवाल ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान
उत्तराखंड के लिए सीएम पद के उम्मीदवारों के लिए कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान भी किया। साथ ही केजरीवाल ने उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा की। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, केदारनाथ को ठीक किया था। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ को पुनर्निर्माण किया था और अब ये उत्तराखंड के नवनिर्माण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। दूसरी घोषणा ये कि देवभूमि को पूरे विश्व का हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाएगा, जो मैंने घोषणा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड के सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की तरफ से मिली नई जिम्मेदारी को लेकर कर्नल अजय कोठियाल का क्या कहना है, सुनिए। बहुत बड़े गर्व का और सम्मान का दिन है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नवनिर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोठियाल देखेगा। आसान नहीं है ये काम मेरे लिए। मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं। मैंने फौज में रहते हुए फ्रंट लाइन में जाकर के उस इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं जहाँ पे कि जब दुश्मन को आपको वाकई में मारना होता है या डैमेज करना होता है या उसके मंसूबों को तोड़ना होता है तो आपको निर्भीक होकर के एक ट्रेंड सोल्जर की तरह आगे जाना पड़ता है। मेरे को ये समझ में आता है कि आज अगर उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करें तो यहाँ की फ्रंट लाइन इस नवनिर्माण में जो रुकावटें आती हैं वो फ्रंट लाइन है राजनीतिक एक फील्ड, और राजनीतिक फील्ड भी वैसा एक शब्द जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था, भोले का फौजी, भोले के फौजी की टीम बनते रहेंगे और आगे उत्तराखंड का नवनिर्माण होता रहेगा। मैं अरविंद केजरीवाल सर को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ और साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड की तरफ बहुत सीरियस तरीके से देखना शुरू करा है और स्टडी करना शुरू करा है कि उत्तराखंड में क्या क्या उम्मीदें हैं, उत्तराखंड को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, जिस तरीके से आप हर महीने यहाँ पे आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आ रहे हैं तो खाली एक हाथ जोड़ने वाली विजिट करने नहीं आ रहे, आप हर बार आ रहे हैं तो एक नया कैंपेन हमें समझा रहे हैं जो कि जब समाज को समझ में आएगा और उसको जब ग्राउंड पे हम लोग जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें तो सर के यहाँ से जितनी बार आएंगे हम सबका। और इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त आ रही ये बड़ी खबर, हरियाणा के सीएम से नीरज चोपड़ा की मुलाकात। बड़ी खबर, चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल के आवास पर होगी मुलाकात। थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। बड़ी खबर इस वक्त की, टोक्यो से लौटने के बाद पहली बार होगी मुलाकात। नीरज के साथ पानीपत के उपायुक्त भी रहेंगे मौजूद। अब से थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और मुख्यमंत्री आवास पर होगी सीएम मनोहर लाल से मुलाकात। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।